हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत। आज हम रिजर्वेशन को लेकर बात करेंगे कि भारत में समय समय पर इसको लेकर राजनीति होती है। जैसे जब कहीं पे इलेक्शन होने वाला हो, चाहे वो लोकसभा का हो या विधानसभा का, छोटा से छोटा इलेक्शन में भी आज रिजर्वेशन की बात होती है कि हम इतना बढ़ा देंगे, इसको कम कर दें, इनको ज़्यादा दे देंगे। ऐसा ही मुद्दा जो सरकारी गवर्नमेंट जो हमारे सेक्टर है उसमें भी समय समय पे, चाहे वो टीचर के प्रमोशन की बात हो, उसमें हमेशा आता है। तो इसीलिए हम आज बात करेंगे विस्तार से। अभी हाल ही में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसला दिया है रिजर्वेशन को लेकर, तो उसी के बारे में बात करेंगे जो चर्चा इस समय प्रेजेंट टाइम में चल रही है। और इतिहास में भी उन घटनाओं के बारे में बात करेंगे कि कब कब रिजर्वेशन को लेकर भारत में विवाद हुआ है और पूरी हिस्ट्री क्या रही है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट रूप से कहा कि आरक्षण का लाभ उन महानुभावों के संतानों को नहीं मिलना चाहिए जो पिछले 70 वर्षों से आरक्षण का लाभ उठाकर अपने आप को धनाढ्य के श्रेणी में पहुंचा चुके हैं। अब आपको यहाँ पे सबसे पहले ये समझना होगा कि ये मामला क्या था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। भारत के कई राज्यों में ऐसे मामले देखने को मिले हैं जहां पर आरक्षण की जो सीमा है, जो लिमिट तय किया गया है 50%, उसको कहीं कहीं ऐसे राज्य जहां पे 100% कर दिया गया है। तो वही कहा गया है कि जहां पर आरक्षण की सीमा 50% से भी अधिक रखे गए हैं, इसी में से एक राज्य है आपका आंध्र प्रदेश, जिसने जनजाति इलाके में शिक्षकों की भर्ती में 100% आरक्षण अनुसूचित जनजाति को देने का फैसला किया था। और सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला इन कड़े शब्दों में सुनाता है। ये फैसला सभी राज्यों के साथ साथ केंद्र सरकार के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है कि दोबारा ऐसा केस अगर सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाता है तो इसी के आधार पर फैसला दिया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि वर्षों से आरक्षण का लाभ सही मायने में एससी और एसटी वर्गों के जरूरतमंद लोगों तक न पहुंच पाना एक दुखदाई है और अब सरकारों को एससी एसटी वर्गों की सूची फिर से बनानी चाहिए। जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस विनीत शरण, जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा कि ऐसा नहीं है कि आरक्षण पाने वाले वर्ग की जो सूची पहले बनाई गई थी वही सही है और उसमें दोबारा सुधार नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा सब जो सोच रहे हैं वो सब गलत है। अब वक्त आ चुका है अब उसमें सुधार करने की, एक नई सूची बनाने की कि किसको आरक्षण का लाभ मिला और किसको नहीं मिला, कहाँ पे गड़बड़ी हो रही है, इन सभी की समीक्षा की जानी चाहिए, चाहे वो केंद्र सरकार करे, राज्य सरकार करे। आरक्षण का सिद्धांत ही है जरूरतमंद को लाभ पहुँचाना। कोर्ट ने कहा कि एससी एसटी वर्ग के भीतर ही आपस में संघर्ष चल रहा है कि पात्रता के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, किसको आरक्षण मिलना चाहिए, किसको नहीं मिलना चाहिए। ये एससी और एसटी कैटेगरी में ही आपस में एक विवाद बन चुका है। सरकार का यह दायित्व है कि वह सूची में बदलाव करे, जैसा कि इंदिरा साहनी मामले में 9 सदस्यीय पीठ ने पहले ही कहा था। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच ने आज से करीब 30 वर्ष पहले ही इंदिरा साहनी मामले में आरक्षण की जो सीमा है वह 50% तय कर दिया था कि इससे अधिक कोई भी राज्य सरकार या केंद्र सरकार नहीं बढ़ा सकती है। लेकिन भारत में आज कई राज्यों में सरकारी नौकरियों के साथ साथ प्रमोशन में भी आरक्षण दे रखे हैं और ये जो 50% का जो लिमिट रखा गया था उससे भी आगे चले गए हैं। कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकारों को फटकार लगाते हुए कहा कि निर्वाचित सरकारों में आरक्षण के मौजूद स्वरूप में उपजी चुनौतियों से निपटने की इच्छा शक्ति का होना बहुत ही मुश्किल लग रहा है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या ये जिन राज्यों में ऐसी समस्या आ रही है। अभी जैसे उत्तराखंड में आया है, वहाँ पे टीचर को प्रमोशन में आरक्षण की बात आ रही थी। और ये आपका जो आंध्र प्रदेश का मामला है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ऐसे विवाद हो रहे हैं। ऐसे ही कई राज्यों में समय समय पर देखने को मिले हैं, चाहे वह वोट बैंक की राजनीति हो या धार्मिक। यही कारण है कि अब तक न ही आरक्षण का लाभ ले रहे वर्गों की सूची की समीक्षा हो पाई और न ही आरक्षण का प्रावधान भारत से खत्म हो पाया, क्योंकि जो आरक्षण शुरू किया गया था ये मात्र 10 वर्षों के लिए शुरू किया गया था, लेकिन आज पिछले 70 वर्षों से ये पूरे देश में लागू है। अविभाजित आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा जनवरी 2000 में किए गए फैसले को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पात्रता सूची की समीक्षा होनी ही चाहिए, जिससे ग्राउंड लेवल तक इसका लाभ लोगों को मिल सके, चाहे वो एससी कैटेगरी के हों या एसटी कैटेगरी के। अपने 152 पन्नों के फैसले में कोर्ट ने कई बार एससी एसटी के साथ हुए भेदभाव को दूर करने के लिए जो आरक्षण का प्रावधान भारत में किया गया था
उस पर अपनी बात रखी। सोचा गया था कि 10 वर्ष के भीतर सामाजिक विसंगतियां, आर्थिक असमानता और पिछड़ेपन को समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा पिछले 70 वर्षों में नहीं हो सका। भारत देश में समय समय पर संशोधन तो हुए, पर लाभ ले रहे वर्गों की सूचियों की न तो समीक्षा की गई और न ही आरक्षण को खत्म किया गया। समीक्षा तो दूर की बात है, अब तो आरक्षण बढ़ाने और आरक्षण के भीतर भी आरक्षण देने की मांग हो रही है। राज्य में लगातार लाभ उठा रहे बहुत से लोग अपने ही वर्ग में नीचे तक लाभ नहीं पहुंचने दे रहे हैं। आज भारत में ये आपका जो रिजर्वेशन है, किस कैटेगरी को कितना दिया गया है, यहाँ पे सब दिया गया है। यहाँ पे इसे आपको समझना होगा। जैसे आज भारत में SC कैटेगरी को 7.5 या 7.5% आरक्षण दिया गया है। गवर्नमेंट सेक्टर की बात किया जा रहा है। उसी तरह से SC को 15%, OBC को 27%, EWS ये जनरल में आते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, को 10% दिया गया है। तो ये टोटल आप जोड़ेंगे तो लगभग 60% आरक्षण इस समय पूरे भारत देश में चल रहा है। इन सब के अलावा महिला, दिव्यांग, स्वतंत्रता सेनानी और अन्य लोगों को भी भारत में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ये लोग चाहे किसी भी वर्ग के क्यों ना हो। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं कि आरक्षण को लेकर समय समय पर गलतियां क्या हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले, ऐसे कई फैसले दिए जिसके आधार पर देश में नियम बनाया गया, लेकिन आज भी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के माध्यम से उस नियम का फॉलो नहीं किया जाता है, जिसके कारण से जो आरक्षण 10 सालों तक का चलना चाहिए था वो आज पिछले 70 सालों से देश में चल रहा। तो वही कहा गया कि आरक्षण के लाभ को वंचित वर्ग तक पहुंचाने के लिए हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट ने अनेक फैसले देकर कानून बनाए। जैसे यहाँ पर हम 3 फैसलों के बारे में बात करेंगे। उन 3 फैसलों से 3 नियम बनाए गए, लेकिन आज भी उसमें से एक भी फैसले का या एक भी नियम का पालन देश में नहीं होता। तो सबसे पहला ये बताया गया है कि आरक्षण का लाभ जिन्हें एक बार मिल गया है या वह आर्थिक रूप से अब सशक्त हो चुके हैं, डेवलप हो चुके हैं, उन्हें इस आरक्षण की सूची से बाहर कर एक क्रीमी लेयर बनाया गया है। क्रीमी लेयर एक अलग टॉपिक है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो उसे हम किसी अलग दिन बात करेंगे। लेकिन आपको बस यहाँ पे ये समझना होगा कि क्रीमी लेयर का मतलब वो लोग होते हैं जो SC ST कैटेगरी से ऊपर उठ चुके होते हैं, एक अपने आप को सशक्त बना लेते हैं, जैसे उनकी जो रोजी रोटी होती है, उनका जो जीवन होता है वो नॉर्मल की तरह से आराम से चलता है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होता है। तो वही कहा गया है कि उन्हें इस आरक्षण की सूची से बाहर कर क्रीमी लेयर मानते हुए उन्हें बाहर कर दिया जाए। दूसरा बताया गया है कि आरक्षण के लाभ के मूल्यांकन के लिए सामाजिक आर्थिक जनगणना और उसका अध्ययन करना समय समय पर यह भी तो नहीं हो पा रहा। वही कहा गया ना कि आपको जो मूल्यांकन है, वह जो सूची बनाई गई थी उसको अब अपडेट करना होगा कि कितने लोगों को आरक्षण का लाभ मिला और कितने लोगों को नहीं मिला। ऐसा पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, लेकिन आज तक उसका मूल्यांकन नहीं हो पाया। और तीसरा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट यह भी है कि आरक्षण के कारण प्रशासनिक कार्य कुशलता प्रभावित नहीं होनी चाहिए, इसको भी सरकारों को सुनिश्चित करना चाहिए। इन 3 नियमों का सही से पालन नहीं होने के कारण आज 21वीं सदी में युवा वर्ग में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है, चाहे वो SC कैटेगरी के हो, ST के हो, OBC के हो, जनरल, सभी लोग आज इस पूरी जो प्रक्रिया बनाई गई है, देश में जो व्यवस्था बनाया गया है, उससे कहीं ना कहीं दुखी हैं। इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट के 13 जजों की सबसे बड़ी बेंच ने केशवानंद भारती मामले में मौलिक अधिकार अर्थात फंडामेंटल जो हमारा राइट है, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक का जो दिया गया है, को संविधान के मूल ढांचे का सबसे अहम हिस्सा माना था। तो इस हिसाब से आरक्षण कभी भी खत्म नहीं हो सकता और आरक्षण वंचित वर्गों को सशक्त बनाने के बजाय उनकी बैसाखी बनकर रह गया। इसे चाहे आप फायदे के रूप में देखें या इसे आप लॉसेस के रूप में, दोनों तरह से आरक्षण को देख सकते हैं। आरक्षण के इतिहास के बारे में कुछ विस्तार से यहाँ पे जान लिया जाए कि आरक्षण की शुरुआत कब से हुई, आज़ादी से पहले क्या हाल था आरक्षण का। वैसे भारत में आरक्षण की बात कोई नई बात नहीं है। आज़ादी से पहले भी समय समय पर विभिन्न प्रकार के आरक्षण प्रदान किए जाते थे। 19वीं शताब्दी के अंत में सबसे पहले आरक्षण की मांग दक्षिण भारत में शुरू हुआ था। 1895 में सबसे पहले मैसूर राज्य ने मिलर कमीशन का गठन किया था तथा इसके आधार पर सरकारी नौकरी एवं शिक्षा में कुछ पदों पर पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षित कर दिया था। 1901 में महाराष्ट्र के सामंती रियासत कोल्हापुर में साहू महाराज द्वारा आरक्षण शुरू किया गया। 1921 में मद्रास प्रेसिडेंसी ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण की भी व्यवस्था कर दी। इसी प्रकार 1928 में बॉम्बे सरकार ने एक कमीशन का गठन किया।
जिसने पिछड़ी जातियों को 3 वर्गों में बांट दिया। अब ये 3 वर्ग कौन कौन से थे? जैसे पहला था आपका आदिम। आदिम का मतलब होता है कि जो जंगलों में रहते हैं, जंगलों में निवास करते हैं। और दूसरा है दलित और तीसरा है कि पिछड़ी जातियां। तो इस तरह से 1928 में इसमें बांटा गया था। 1929 में इतिहास के प्रसिद्ध साइमन कमीशन के बारे में आप जानते ही हैं। साइमन कमीशन ने आदिम जनजाति को एसटी कैटेगरी माना, दलित व हरिजन को एससी के नाम से संबोधित किया। और इसी नाम को आज़ादी के बाद जब इस तरह से रिजर्वेशन देने की बात आई, तब यही एससी एसटी कैटेगरी वहीं से 1929 या जो साइमन कमीशन की जो बात की गई है, वहीं से इस नाम को यहाँ पे एडॉप्ट कर लिया गया। 1920 के दशक में सबसे पहले राजनीतिक आरक्षण की मांग बाबा अंबेडकर जी ने किया था और उन्होंने बॉम्बे काउंसिल के 140 सीटें थी उस समय, उसमें से 22 सीटें दलित वर्गों के लिए आरक्षित करने की मांग की थी। उस समय भी आपने देखा था कि गांधी जी और इस तरह से बाबा अंबेडकर जी के बीच में थोड़ा सा विवाद हो चुका था। तो 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूना समझौते के अंतर्गत दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र आवंटित किए थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो आपके बनाए गए हैं, जैसे अनुच्छेद आपका 16, 4, ए बी इस तरह से चलता रहता है। ए और बी इस तरह से जो पॉइंट में करके दिए रहते, इसका मतलब है कि वो संविधान जब बनाया गया था अर्थात 1950 के पहले वो उसमें नहीं था, उसको बाद में अमेंडमेंट करके उसमें उसे इंक्लूड किया गया है। तो अनुच्छेद 16, 4 ए में सरकारी नौकरी में पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया गया है। उसी प्रकार 16, 4 बी में प्रमोशन में भी आरक्षण दिया गया है। इसी प्रकार अनुच्छेद 46 में राज्य द्वारा समाज के कमजोर वर्गों को शिक्षा, आर्थिक हितों को विशेष रूप से प्रोत्साहन। अनुच्छेद 330 में लोकसभा में एससी एसटी के सीटों का आरक्षण। अनुच्छेद 332 में विधानसभा में एससी एसटी के सीटों को आरक्षण या इस तरह से उसको रिजर्व कर दिया गया है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जैसे 1950 में एससी कैटेगरी एसटी कैटेगरी को कितना रिजर्वेशन दिया गया था, उसके बाद 1960 में कितना सुधार किया गया और आज प्रेजेंट टाइम में कितना कितना चल रहा है। तो 1950 की अगर बात किया जाए तो उस समय सिर्फ 2 कैटेगरी को ही, 2 वर्ग को ही रिजर्वेशन दिया गया था। जैसे एससी जो कैटेगरी है उनको 12.5% रिजर्वेशन दिया गया था। एससी जो एसटी कैटेगरी है उनको 5% दिया गया था। ये 1950 से लेकर 1960 तक चला। अब इसके बाद इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया, थोड़ी सी वृद्धि की गई। तो एससी जो कैटेगरी है जो पहले 12.5% था उसको बढ़ाकर 15% कर दिया गया, जो आज भी वही चल रहा है, पिछले 60 सालों से कह सकते हैं। और एसटी कैटेगरी को जो पहले आपका 5% था उसको बढ़ाकर 7.5% कर दिया गया, यह भी आज उतना ही चलता है। और 1990 से पहले तक ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया गया था और 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन की सिफारिश पर ओबीसी को 27% आरक्षण गवर्नमेंट जॉब में दिया गया। लेकिन क्रीमी लेयर में आने वाले ओबीसी को बाहर रखा गया था और अब जनरल को भी जो ईडब्ल्यूएस ग्रुप के होते हैं उनको भी 10% आरक्षण दिया गया है। तो आज ये कोई नहीं कह सकता, चाहे वो एससी वर्ग का हो, एसटी वर्ग का हो, ओबीसी जनरल, कि हमें आरक्षण नहीं मिला है, कम ही मिला है, कम ही लोगों को मिला है। लेकिन सभी को आज आरक्षण की व्यवस्था भारत में कर दी गई है। लेकिन अब यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि इस आरक्षण से फायदा होता है या नुकसान होता है। फायदा तो आप देख रहे हैं कि आपको इस तरह से छूट मिल जा रहा है, लेकिन कुछ समस्याएं भी होती हैं। उन समस्याओं के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। कॉलेजियम की दोषपूर्ण और अपारदर्शी प्रणाली से जजों की भर्ती के चलते हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में कुछ कुलीन परिवारों का वर्चस्व बढ़ गया है। पिछले 5 वर्षों में हजारों जजों की भर्ती में दोषपूर्ण व्यवस्था होने के बावजूद भी सरकार, विपक्ष और स्वयं सुप्रीम कोर्ट इसके सुधार के लिए कोई बड़ा कदम नहीं उठा पा रही है। आरक्षण के साथ ही वंचित वर्ग को कानूनी संरक्षण देने के लिए वर्ष 1989 में एक विशेष कानून लाया गया था। इसके अनुसार एससी एसटी वर्ग के खिलाफ हुए अपराधों के मामलों में पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करना जरूरी बन गया था। इसके बाद तो कई मामले फर्जी दर्ज करा दिए गए, जैसे झूठे दहेज के नाम पर व महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर लोगों को ब्लैकमेलिंग किया जाता रहा। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून में सुधार के लिए 2 वर्ष पहले ही बड़ा कदम उठाया और इसके लिए अब एससी एसटी मामलों से जुड़े विवादों पर पहले जांच होगी। जांच के बाद अगर सही पाया जाता है तभी उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाएगा और जमानत की भी व्यवस्था कर दी गई। लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने वोट की राजनीति के लिए सुप्रीम कोर्ट के इस नए फैसले को बदलकर वही पुरानी व्यवस्था कर दिया। जो सरकार को पुलिस व्यवस्था में सुधार करने की आवश्यकता है तभी व्यवस्था में सुधार होगा,
चाहे जो आरक्षण की बात किया गया है कि जो वंचित वर्ग है उनको देना चाहिए, उनको मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिल रहा, इन सभी के कारण एक सबसे बड़ा कारण यही है कि जो पुलिस व्यवस्था है उसमें आज सुधार करने की ज़रूरत है। राज्य सरकारों के साथ साथ आज केंद्र सरकार भी नौकरी बढ़ाने में विफल रही है। आपने कांग्रेस के पिछले 10 सालों के शासनकाल भी देखे, इसी तरह से बीजेपी के भी पिछले 6 सालों के शासन में देखें कितनी गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब निकली है, सभी को पता है। सभी आंकड़े आप सभी डेली न्यूज़पेपर में देखते ही हैं। और आरक्षण के झुनझुने से जब तक वोट मिल रहा है तब तक मजे ले रहे हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। ऐसा कोई भी पार्टी नहीं है जो वोट की राजनीति, धार्मिक राजनीति ना करती हो। देश में जातिगत व्यवस्था पहले खत्म हो या आरक्षण, यह बहस मुर्गी पहले आई या अंडा वाला विवाद आज भारत में शुरू हो गया है। जाति के आधार पर समाज को विभाजित करने की राजनीति वोटों के लिहाज से भले ही फायदेमंद हो, लेकिन यह समानता, भाईचारा और कानून के शासन की संवैधानिक व्यवस्था पर कुठाराघात ही है। तो ये थी हमारी आज की सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि आरक्षण को लेकर जो भारत में विवाद समय समय पे होता रहता है। अक्सर उस समय विवाद अधिक होता है जब कहीं पे चुनाव होने वाला होता है, चाहे वो विधानसभा या लोकसभा का चुनाव होने वाला होता है। लेकिन यह एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में सभी सरकारों को, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सभी को एक बार ज़रूर सोचना होगा कि इसको या तो लागू किया जाए तो सही से उसका इम्प्लीमेंट हो, और नहीं तो पूरी तरह से इसे ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि इससे फ़ायदा कम है लेकिन नुकसान बहुत ही ज़्यादा है। इस पर भी हमें सभी को विचार करना होगा, क्योंकि इससे सिर्फ जो जनरल कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं उसको भर नुकसान नहीं होता है, इससे सभी कैटेगरी को नुकसान होता है। और देश की जो अर्थव्यवस्था है और जो देश की जो व्यवस्था है पूरी तरह से, उस पर भी इसका प्रभाव आरक्षण का पड़ता है। इसी प्रकार से बने रहिए, जैसे कोई इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको सभी को सूचित करूंगा। इसी प्रकार से बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।